हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सामूहिक पूर्ति की। सामूहिक पूर्ति क्या होती है, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने सामूहिक मांग यानी समग्र मांग की बात करी थी, एग्रीगेट डिमांड को पढ़ा था, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, तो वो लेक्चर आप जरूर देखें। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई को। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, दोनों चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे, सामूहिक पूर्ति भी और सामूहिक मांग, तब हम प्रभावपूर्ण मांग की बात करेंगे, तो वो बाद में देखते हैं। समग्र पूर्ति या सामूहिक पूर्ति की जब बात करें तो सामूहिक पूर्ति होती क्या है। देश में जितना भी उत्पादन होता है या जितनी भी पूर्ति होती है, सामूहिक पूर्ति कहलाती है। एक हमने इससे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, हमने बाजार की पूर्ति पढ़ी थी। बाजार पूर्ति जो होती है, तो पूर्ति एक हिसाब से देखा जाए तो पूर्ति जितना भी उत्पादन होता है वही आपकी पूर्ति कहलाती है। वैसी ही सेम होती है, मतलब डिमांड में तो फर्क पड़ा है, मतलब एग्रीगेट डिमांड में फर्क पड़ा है, और जो मेन डिमांड थी, मांग थी, और समग्र मांग में थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि उसका जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है, जो मांग का नियम है। और जो एग्रीगेट डिमांड थी, आपका समग्र मांग थी, वो क्या है, बाएं से दाएं ऊपर के लिए चलता है। तो वो डिफरेंस था उसमें। अगर समग्र पूर्ति और सामूहिक पूर्ति की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका जितना भी देश में उत्पादन किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, सामूहिक पूर्ति। जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वो आपका सामूहिक पूर्ति या समग्र पूर्ति कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उत्पादकों द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता है वो क्या है, पूर्ति, सामूहिक पूर्ति कहलाती है। मतलब सामूहिक पूर्ति उत्पादकों के उत्पादन पर निर्भर करती है। इसको लिख लिया हमने ऐसे। अब देखो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं उसको हम देखेंगे। पहले हम आई की बात करते हैं। देखो आई है आपकी, ये होगी आपकी आई। आई जो होती है, अब आई के प्रोस्पेक्टिव देखिए, इसके कंपोनेंट देखिए। आई को जैसे आपकी इनकम है, आपके घर में कोई भी कमाता है, आई होगी वो आपके घर की। आई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आई में क्या क्या होता है, उपभोग होता है, मतलब कुछ भाग हम खा लेते हैं, मतलब खर्च कर लेते हैं, उपभोग होता है। और कुछ भाग क्या करते हैं, बचत कर लेते हैं। यही दो चीज़ें होती हैं ना। कुछ भाग क्या करते हैं, उपभोग कर लेते हैं, और कुछ भाग जो है हम बचा लेते हैं। तो यही है आपका पूर्ति भी। आई ही आपकी क्या है, सामूहिक पूर्ति और सामूहिक आई एक जैसी हो गई। देखो उपभोग और बचत, इसमें दो चीज़ें करते हैं। अब देखो आई कहाँ से है, आई आपकी आई है उत्पादन से। उत्पादन से आई ना, या तो आपने उत्पादन किया होगा या फिर कहीं पर काम किया, मतलब सेवा दी होगी, तभी तो आपको आई मिली है। या तो सामान बेच के आई मिली है, या फिर आपको सेवा देने से आई मिली है। और आई के दो भाग हैं, क्या क्या, उपभोग है और बचत है। वैसे ही सामूहिक पूर्ति को हमने अभी क्या कहा, आई कहा ना, तो इसको कर दीजिए आप दो भाग कर दिए। अब देखो पहला भाग क्या है, उपभोग यानी कंजप्शन, इसको कर दिया हमने कंजप्शन, इसको ऐसे कर दीजिए। और दूसरा भाग क्या है, बचत। दूसरा भाग क्या है, बचत यानी सेविंग्स, ये हो गया। और ये क्या है, एस, ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई। ये चीज़ें हो गई। इसको हमने दो भागों में बांट दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम ऐसे, ए एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी प्लस एस। आ गया ना, सी प्लस एस, ये सी प्लस एस आ गया। पर हमने ए एस को क्या कहा, जितना भी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है आपकी, ये देखो यहाँ से एग्रीगेट सप्लाई था, ये चीज़ें तो है सप्लाई किया, ये चीज़, इससे आई बनती है, और आई को हमने दो भागों में बांटा है। तो ए एस को हम वाई भी लिख सकते हैं, और वाई क्या होता है आपका आई को हम वाई से डिनोट करते हैं, वो मैंने पहले के लेक्चर में बताया। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी प्लस एस। इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस क्यों लिखते हैं, ये हमारे आगे काम आने वाला है, वो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से काम आने वाला है। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आया है। तो अगर इसको हम बड़े फॉर्म में लिखें तो बड़े फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति बराबर क्या आ जाएगा, उपभोग
उपभोग और बचत, उपभोग और बचत, ये आ जाएगा ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आप जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हो उसे बेच करके वो किसी ना किसी की आय बनती है। और जो मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर क्या बताया मैंने कि आपको आय प्राप्त होती है उपभोग, मतलब आप सेवा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो आपको आय प्राप्त होती है। आय से ही हमारा क्या है, कुछ भाग हम उपभोग कर लेते हैं, कुछ भाग हम बचा लेते हैं। अब ये चीज़ें कैसे होती हैं, डायग्राम कैसे बनता है, उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसकी समग्र जो पूर्ति है उसकी सूची तैयार करनी पड़ेगी। तो सूची हम तैयार करते हैं। सामूहिक पूर्ति को सामूहिक पूर्ति अनुसूची से हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब हम इन दोनों को मिला करके जो भी आय हमने कंजप्शन करी है, उपभोग करी है, उसमें बचत और उपभोग को जोड़ करके हमें कितनी पूर्ति प्राप्त होती है उसको हम देखेंगे। तो वो समग्र पूर्ति अनुसूची में हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी हमने जैसे पहले वाले लेक्चर में हमने डायग्राम बनाया था, मतलब सूची बनाई थी, वैसे ही बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या था, आय स्तर आपका यहाँ आ जाएगा, आय स्तर, विभिन्न आय स्तरों पर हम देखेंगे समग्र पूर्ति अनुसूची को। आय स्तर आपका आ गया। दूसरा क्या था इसमें, उपभोग, दूसरा क्या था उपभोग, यानी इसको क्या लिख सकते हैं सी। और इसमें आपका दूसरा क्या है, बचत, बचत को क्या करेंगे सेविंग्स लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे समग्र, समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति हो गया। तो ये चार चीज़ें हम देखेंगे। जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, जब हमने मांग को पढ़ा था, मतलब समग्र मांग को पढ़ा था, वहाँ पर देखा था। तो यहाँ भी देखते हैं, जब आय स्तर आपका जीरो है, जब आय स्तर जीरो होता है तो तब भी हम कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं, चाहे पुराना पैसा हो हमारे पास या किसी से उधार लेना पड़े, तब भी हम उपभोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि उपभोग किया 40 का, उपभोग 40 का किया। और हम बचत को भी मान लेते हैं कि बचत भी, अब जैसे देखो उपभोग अगर 40 कर लिया तो बचत कितनी होगी, बचत नहीं होगी ना, ये तो उस पर उधार लग गया। उधार लग गया का मतलब है कि बचत क्या हुआ, -40 चला गया। ये इसने उपभोग कर लिया तो ये इसकी हानि हो गई ना, तो ये माइनस हो गया। तो समग्र पूर्ति क्या आ जाएगा, 40 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा, समग्र पूर्ति आपका आ गया कितना, जीरो, जीरो आ गया। आय स्तर देखिए, आय स्तर आपका बढ़ा, आय स्तर अब 0 से हो गया 20 में ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम जो औसत लेंगे वो 20 का लेंगे, तो 20 बढ़ गया, 20 बढ़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर देते हैं 50। उपभोग है, वो आय स्तर बढ़ने पर हमने उपभोग को भी बढ़ा दिया, उपभोग को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर देखो 50 था, अब बचत क्या हो जाएगी, 10 रुपये बढ़ा ना, यहाँ पर 40 तो होना ही था, 10 रुपये बढ़ा है तो ये 40 से 10 रुपये कम हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये आय बढ़ी है ना, बचत तो उतनी करनी थी। तो ये क्या हो गया 30, तो 50 में से 30 गया, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20, हो गया 20। अब देखो आय स्तर बढ़ा 40, 40 आ गया, 40 आया तो इसको कर दीजिए 60, ये 60 हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अब 40 से कितने रुपए बढ़े हैं, 20 रुपये बढ़े हैं ना, और 40 था 20 रुपये बढ़े हैं तो कितना आ जाएगा, -20, -20 आ जाएगा। और इसकी समग्र पूर्ति कितनी आ जाएगी, समग्र पूर्ति आ जाएगी इसकी 40। अब देखो आय स्तर हुआ 60 हो गया, आय स्तर 60 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 70, इसको 10 के औसत में बढ़ा रहे हैं तो 70 हो गया। अब देखो 40 था, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, -10 हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो गया आपका 60। अब आय स्तर बढ़ाओ, ये हो गया 80 और ये भी हो गया आपका 80। और यहाँ पर क्या है, 40 पूरा हो गया है, मतलब 40 की बचत हो गई ना, 40 पहले से ही उपभोग हो रहा था, 40 की अब बचत होने वाली है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। उतने पैसे तो आएंगे, जितना खा रहे हैं उतना आ गया है, ये 0 हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब देखो आय स्तर बढ़ा 100 हो गया, ये 100 हुआ। अब ये क्या हुआ कि ये बढ़ा 90, 80 से 90 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर देखिए ये बढ़ जाएगा आपका 10। अब ये बढ़ना शुरू होगा, 10 बढ़ गया, 10 बढ़ा तो 90 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। अब इसको कर दो 120, 120 कर दिया, ठीक, 120 और ये भी हो जाएगा आपका 100। इसको 10 के औसत में बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 था, अब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बचत जो है आपकी वो 20 हो जाएगी। तो टोटल जो पूर्ति है वो कितनी होगी, 120 आ गया। ये आ गया ना आपका 120। अब 140 कर दो इसको, 140 कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 110। ये 110 हो गया और ये हो जाएगा आपका 30, तो ये भी आपका हो जाएगा 140। इतना ही करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 बहुत है। तो इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम में शो करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डायग्राम बनाया था वैसे ही इसका भी क्या है, डायग्राम बनेगा। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम उपभोग, उपभोग, बचत और सामूहिक पूर्ति। ये यहां पर आएगा, इस वाले पेयर में आपका ये आएगा। और यहां पर लिखेंगे, ये देखो ये ओरिजिन है और यहां लिखेंगे आई स्तर। पहले लेक्चर में आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से यहां पर हम आई स्तर लिखते हैं। चलो 20 का रेशियो बनाओ दोनों में, यहां पर भी ये 20 कर दिया, 40 60 80 100 120 140 बहुत है। अब इसको कर दो 20 40 60 80 100 120 और ये भी हो गया 140। ये दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ पर भी हमने लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। अब क्या करो कि इसको ड्रॉ कर दो यहाँ पर। यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए इसको हम अलग, इसको भी अगर अलग अलग हम ड्रॉ करें तो इसमें क्या है, समग्र पूर्ति को हम देखेंगे, समग्र पूर्ति का ही डायग्राम बनाएंगे। हमें समग्र पूर्ति देखनी है। वहां पर तो क्या था, हमने तीनों डायग्राम देखे थे, पर यहाँ पर क्या करेंगे कि हम समग्र पूर्ति का देखेंगे। और चीजें हमें देखने की जरूरत है नहीं। अब देखो समग्र पूर्ति को लें तो जीरो, देखो पहले वाले पे आई स्तर पे जीरो है तो जीरो है, सारी चीजें जीरो है। पहला हो गया बिंदु यहाँ पर। दूसरा देखो जब आई स्तर बढ़ा है कितना, 20, आई स्तर देखिए आई स्तर 20 बढ़ा, ठीक, तो समग्र पूर्ति कितनी होगी, समग्र पूर्ति होगी आपकी 20 के बराबर। ये देखो ये एक बिंदु हो गया। फिर आई स्तर बढ़ा है 40 और समग्र पूर्ति कितनी हुई 40, ठीक, तो 40 पे जाइए 40, तो ये हो गया 40। फिर देखिए ये 60, ये हो गया 60, ये 60 हो गया और ये भी आपका 60 हो गया, तो 60 जाइए। तीसरा हो गया आपका 60। फिर देखिए 80 हो गया और ये भी आपका 80 हो गया, तो 80 जाइए। फिर देखिए 100 हो गया, आई स्तर 100 हुआ और समग्र पूर्ति भी आपकी कितनी होगी 100 के बराबर, तो 100 वाले पॉइंट पे जाइए, तो ये हुआ आपका 100। फिर 120 हो गया और ये भी 120 हो गया, तो ये रहा 120। फिर 140 है और यहाँ पर भी 140 है, तो 140 हो जाइए, ये रहा आपका 140 वाला पॉइंट, तो ये हो गया 140। अब मिला दो इसको, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मोस्टली ये 45 डिग्री का एक कोण बन जाएगा। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये क्या है आपकी, ये है AS = C + S। ये आपका हो गया समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति का आपका डायग्राम तैयार हो गया। इसमें हमने उपभोग और बचत मिला करके समग्र पूर्ति निकाली। तो आपको जैसा कि पता है y = इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये भी आपका होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या है कि समग्र पूर्ति अनुसूची से हमें समग्र पूर्ति वक्र प्राप्त होता है। इसको क्या कहते हैं, ये है आपका समग्र पूर्ति वक्र, ये आपका हो गया समग्र पूर्ति वक्र। तो समग्र पूर्ति वक्र किस प्रकार से तैयार हुआ है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे जो हम देखेंगे वो हमने सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति को पढ़ लिया है, तो हम अब क्या करेंगे कि प्रभावपूर्ण मांग को देखेंगे कि प्रभावपूर्ण मांग कैसे होती है, और जो पूर्ण रोजगार की बात करते हैं केन्स, वो किस प्रकार से होती है, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।